हाय एवरीवन। आज का जो सेशन है, आज की जो ये वीडियो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो। इसमें कुछ मैंने सेशन का नाम दिया है। इस सेशन मतलब इसको मैं वीडियो नहीं बोलूँगा, सेशन बोलूँगा। और इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। आज आप इस सेशन को देखने के बाद मैं ये आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। और ये आप मुझे फॉलो करते हो या नहीं करते, ये आप सभी वीडियो देखना एंड तक। ये जो सेशन है ये एंड तक देखना। आप इस सेशन से आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। और जो गलतियां कर रहे हो अभी, वो गलतियां आगे अपनी सुधार लोगे। और अभी सुधार लोगे तो बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। बेसिकली इस सेशन का नाम दिया है दिल की बात। अब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम प्रिपरेशन के फेज में होते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं इन द प्रिपरेशन। कभी हमारे मॉक में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, कभी मॉक में बहुत कम आ रहे हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों के माँ बाप बहुत पढ़े लिखे होते हैं, भाई बहन बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो ये सारी बात उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं और माँ बाप भी अपडेट होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप को उतनी नॉलेज नहीं होती कि मॉक में मार्क्स कितने आने चाहिए या कितने नहीं। बेसिकली वो ये सब चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पाते। कभी मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो उनके सामने अपना जो दुख है वो बयां नहीं कर पाते। कभी मॉक में स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अपनी वो खुशी उन लोगों से जाहिर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के तो दोस्त भी नहीं होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपकी जेलसी से जलते हैं तो आप उनको बताना भी नहीं चाहते हो। जेलसी से मतलब आपकी विक्ट्री से, आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको उससे जलेंगे, आप बेकार कर रहे हो तो आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे कि कल को आप उसकी गाइडेंस की वजह से कहीं आप अच्छा ना करने लग जाओ। तो आप लोगों के पास कभी कभी कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि आप किससे अपनी शेयर करो। तो देखो, उस चीज़ के लिए मैं हूँ, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आप जो भी मुझे मानते हो, उस चीज़ के लिए मैं हूँ। और आज इस सेशन से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। और अपनी जो भी बातें हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी छोड़ के जाना। देखो, अभी जैसे कि पेपर में आप सभी को पता है लास्ट डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और इस वक्त जब हमारा 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए, 100% फोकस होना चाहिए किस स्टडी पर, रिवीजन पर, मॉक लगाने पर, उनको मॉक में स्कोर इम्प्रूव करने पर, क्या एक्चुअल में आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अपोजिट हो रहा है। ना तो आप कंसंट्रेशन कर पा रहे हो, ठीक है, ना ही आप फोकस कर पा रहे हो। और ये तो चीज़ छोड़ो, जितना आज से 15-20 दिन पहले आप पढ़ रहे थे, पेपर जितना करीब आता जा रहा है आपकी पढ़ाई उतनी ही ख़राब होती जा रही है। ये मोस्ट ऑफ द लोगों से मैंने बात करके रियलाइजेशन की। तो मैंने सोचा एक सेशन रखते हैं इस पर और आराम से थोड़ा तसल्ली से बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में लोगों की जो तैयारी आज से पहले 20 दिन पहले आपकी जो तैयारी चल रही थी, या एक महीना पहले जितने आप एक्साइटेड थे इस एग्ज़ाम से पहले, मतलब इस एग्ज़ाम को लेके, जितना ये एग्ज़ाम पास आते जा रहा है उतना ही आपका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है, उतना ही आप पढ़ाई से डाइवर्ट होते जा रहे हो। कहने का मतलब, जिस टाइम आपको पढ़ाई पर 100% फोकस करना चाहिए, उस टाइम आप पहले से भी कम फोकस कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने डिफरेंट लोगों से बात की और डिफरेंट लोगों के रीजंस हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट हैं, उनसे उनसे बात करिए, उन्हें एनजाइटी हो रही है। और एनजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड नहीं हुए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। कुछ लोगों का मार्क्स स्टक हो गया मॉक में, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, किसी का 90, किसी का 100। और जब यहाँ पर मार्क्स स्टक हो गया तो आप हो रहे हो डीमोटिवेट। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना तो मार्क्स आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम है कि आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहा। और आपको पता है इतने पे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो भैया तैयारी करने से क्या फ़ायदा। इसलिए भी आप पढ़ाई से डाइवर्ट होते जा रहे हो, आपका दिमाग ख़राब होता है और आप पढ़ाई साइड में रख देते हो और आप सोचते हो अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। आप फ़ोन ले लेते हो, कॉपी साइड में रखी, आपने फ़ोन उठाया और फ़ोन में कब आपने कौन सी मूवी और कितनी रील्स और कितना टाइम निकाल दोगे आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये भी फियर है, जिन लोगों से बात करके पता चली कि जो रिपीटर्स हैं, कुछ बिगनर्स हैं, है ना, जो पहली बार या दूसरी बार पेपर दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, अब उनको ये डर लग रहा है कि पहली बात तो उनका कंपटीशन वो रिपीटर से कैसे देंगे जो 3-3 4-4 साल से लगे हुए हैं तैयारी में। दूसरी बात, एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है, ये हार्श ट्रुथ है, जहाँ पर सीजीएल वाला बच्चा भी बैठता है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल वाला बच्चा भी बैठता है और सीपीओ वाला भी बच्चा बैठता है। मतलब ये मतलब हाई लेवल के एग्जाम होते हैं थोड़ा, अगर देखा जाए एसएससी एमटीएस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आपको ये डर लग रहा है कि मैं उनसे कैसे कॉम्पीट करूँगा। दूसरा, नेक्स्ट,
हमारा जो इनकम्प्लीट सिलेबस है, बहुत सारे बच्चों का भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और पेपर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे हो, आपका उतना कंसंट्रेशन फोकस नहीं हो पा रहा है, और आपका कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकता है, आपका कोई इंडिविजुअल और रीजन भी हो सकता है। तो देखो चलो, मतलब इन रीजन्स को अभी मैं उठाता हूँ अभी। देखो ये सेशन 1 है, ऐसे सेशन सोच रहा हूँ वीक में एक करूँ मैं, कि जिससे कि थोड़ा सा अगर आप पटरी से अपनी जो ट्रैक है उससे अगर डाइवर्ट हो रहे तो वापस से मैं ट्रैक पे लेके आ पाऊँ, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जस्ट बेटा सेकेंड, आओ मिल के बात करेंगे और बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, जो रियल चीज़ें हैं। किसी में फालतू बकवास पे बात नहीं करूँगा, थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, और एक दोस्त की तरह बात करूँगा, एक छोटा भाई और बड़े भाई की तरह बात करूँगा। कोई मैं ना तो कोई टीचर हूँ और ना ही उतनी मेरी हैसियत है, तो मैं आपका अपना भाई मान लो, दोस्त मान लो, ठीक है, छोटा भाई मान लो, जो भी आपको मानना है मानो, लेकिन बिल्कुल वेरी फ्रेंकली बात करते हैं ना, विदाउट कुछ ओवर चीज़ें किए हुए। तो देखो, सबसे पहले तो हाँ, ये सब चीज़ करने का रीज़न मेरा ये भी है, ये सारे काम सीजीएल के लिए किए जाते हैं। सीजीएल के लिए ये आएगा, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनसे बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं, वो सिर्फ लगे पड़े रहते हैं सीजीएल के लिए, कि सीजीएल के लिए ये करो, ये लेके आओ, ये करो, ऐसे मेडिटेशन करो। भाई एमटीएस क्या जॉब नहीं है? कितने लोगों के लिए एमटीएस ही बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है भाई। बहुत सारे लोगों का स्कूलिंग अच्छी से नहीं हुई, बहुत, और देखो एक बार स्कूलिंग जब अच्छे से नहीं होती तो अब ड्यू टू रीजन हो सकते हैं, घर में उतनी पैसे नहीं थे कि अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, या उस वक्त हमें मैच्योरिटी नहीं थी, उस वक्त हमने ऐसे ही निकाल दिया, जिसकी वजह से आज हमारा मैथ वीक रह गया, हमारा टेक्निकल एबिलिटी उतनी है ही नहीं, हम मैथ में उतना अच्छा कर ही नहीं पाते। हमें पता है कि हो सकता है कि मैं कल को सीजीएल निकाल भी लूँ, हो सकता है मुझसे सीजीएल ना निकले। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस एग्जाम को इतने छोटे में ले लोगे कि आप एमटीएस पे, मैंने कभी बड़े टीचर को कभी आके मोटिवेट करते हुए नहीं देखा बच्चों को कभी। जब मतलब कभी भी ऐसे टीचर, कोई जो बड़ा टीचर है एसएससी कैटेगरी में, मैंने कभी भी आके एमटीएस के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, एंड आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैं जानता हूँ एमटीएस भी बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है, मतलब ड्रीम जॉब बोल सकते हो। आप बोलोगे कि आप भैया एमटीएस ड्रीम जॉब होगी, भाई है। बहुत सारे लोगों की जिन्होंने गरीबी देखी है ना, जिनको पता है वो 32-33 हज़ार रुपये की वैल्यू एक महीने में आएंगे। और यार एक बात बताओ, मैं 32-33 हज़ार की बात करता हूँ, सीजीएल एग्जाम है, सीजीएल से हम टीए बनते हैं। अभी सपोज आप एमटीएस अभी निकाल ले तो एक बच्चा 3 साल बाद सीजीएल निकालता है, भाई 5 साल बाद तो आप एमटीएस से टीए बन जाओगे सीजीएल के थ्रू, वो सॉरी एमटीएस के थ्रू ही। तो उसने 3 साल बाद सीजीएल निकाला, आप अभी एमटीएस बन के टीए बन जाओगे, आप 2 साल पे उससे पीछे रह जाओगे, और क्या पता कल को उसका सीजीएल नहीं हुआ तो। ठीक है भाई, ये किसी के हाथ में थोड़ी नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को और हल्के में नहीं लेना होता है ना, कि और बहुत सारे लोग एमटीएस के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई हुई हैं, ये होता है वैसा होता है, वो तो मैं अलग 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 वीडियोज में बात कर चुका हूँ। लेकिन चलो मेन बातों पे आते हैं, ये सब तो करते रहेंगे। एनजाइटी की बात करते हैं। एनजाइटी 2 वजह से हो सकती है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या चलो पहले इसी पे बात करते हैं। दूसरा एक ये है कि हम कॉम्पीट कैसे करेंगे रिपीटर से, या जो सीजीएल सीएचएसएल एस्पिरेंट है उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई ये मुझसे मत पूछो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये खुद से पूछो। ये बताओ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, बिल्कुल। आप क्या क्या चाहते हो, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में आपके कुछ नहीं होगा। आप इतने कमज़ोर हो, खुद से पूछो, आप इतने कमज़ोर हो, एक्चुअल में आप इतने कमज़ोर हो क्या? क्या आप लाइफ में अगर एमटीएस 2024 नहीं कर पाए तो कोई एमटीएस एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओगे, सीजीएल ही नहीं कर पाओगे, सीएचएसएल ही नहीं कर पाओगे, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कर पाओगे, या गवर्नमेंट तो छोड़ो, अपने घर पे कोई छोटा मोटा काम खोल के या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करके आप लाइफ में भूखे मर जाओगे, या क्या हो जाएगा ऐसा कि आप इसको इतना एंजाइटी ले रहे हो कि आपको ये ही दिक्कत कर रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले एक बात सोच लो कि मेरे हाथ में मेहनत करना है, ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं है। और सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा, जैसे आज जी रहा हूं वैसे कल भी जीऊंगा। मेरा फोकस, मेरा टारगेट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस, मेरा टारगेट हार्ड वर्क होना चाहिए, इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ बेस्ट डायरेक्शन, इन अ राइट डायरेक्शन, और वो मैं करूँगा। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं जिसको भी भगवान मानता हूँ उनके हाथ में है।
मेरे नसीब में है, नसीब में होगा तो हो जाएगा, बट अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अपनी तरफ से कोई भी 1% भी एफर्ट नहीं छोड़ूंगा, अपना 100% दूंगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। हो सकता है कि आज एमटीएस ना हो, कल को सीजीएल फोड़ दो, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने किया है, एमटीएस नहीं निकला उन लोगों से और सीजीएल फोड़ दिया बहुत अच्छे से, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे फोड़ दिया। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि सिलेक्शन होगा नहीं तो क्या होगा, बोलो कि सिलेक्शन होगा नहीं तो जब की जब देखेंगे। अभी मेरा फोकस है जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उस पर, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कल को जाके कि भाई मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने 1 मिनट में वापस से भी आता हूँ, अभी वापस से हम ऊपर जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक बात भी लिखी है, हो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछली बार एमटीएस या कोई एग्जाम में 2 4 5 6 10 नंबर से रहे होंगे, और आपको पेपर देने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि अगर मैं पेपर टाइम अच्छे से पढ़ लिया होता, जैसे मैं पहले पढ़ता आ रहा था वैसे मैं पेपर टाइम पढ़ लिया होता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो जैसे आपको पिछली सपोज एमटीएस की ही बात ले लेता हूँ, सपोज आपने एमटीएस 2022 या 23 दिया है, जैसे आपने पेपर देने के बाद में रिग्रेट किया था, वैसे ही 24 वाले के बाद रिग्रेट करने वाले हो क्या? उसे तो आप सुधार नहीं सकते क्या? 24 वाले को भी सुधार नहीं सकते? अभी जब आपके पास 20 दिन है और आपका 20 दिन से ज़्यादा ही है, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं है ना कि 30 सितंबर को ही पेपर होगा। तो ये बताओ, क्या आप उस रिग्रेट को दोबारा लाइफ में लेना चाहते हो क्या, कि मैं अगर थोड़ा सा और पढ़ा होता? क्योंकि देखो, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता हम दूसरों को समझा लेते हैं कि ये आया था, वोकैब हार्ड आई थी, जीके हार्ड आई थी। ऐसा एक्चुअल में भी होता है, हमने बहुत मेहनत करी होती है बट पेपर में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते। बट 50-60% केसेस में ये भी होता है कि हमको पेपर देने के बाद रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई तूने मेहनत नहीं की, इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है आज, इसलिए तेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर तूने बुकैब अच्छे से पढ़ी होती, तूने जीके अच्छे से पढ़ी होती, तूने ये वाला टॉपिक किया होता, तूने एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होती, तूने ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बताए थे टीचर्स ने, अगर वो करे होते तो आज तू इस सवाल का आंसर कर पाता। और वो जब हम पेपर दे रहे होते हैं तभी हमें ये चीज़ें रियलाइजेशन हो रही हैं। तो ये आपको मम्मी को, पापा को, भाई को, बहनों को, दोस्तों को समझा सकते हो, पेपर ऐसा आया था वैसे आया, खुद को कैसे समझाओगे? तुम तो सच्चाई जानते हो ना। मैं, आपके भाई, आपके पड़ोसी सच्चाई नहीं जानते। आपको पता है कि आपने मेहनत नहीं करी थी। और सेल्फ सेटिस्फिकेशन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं होगा ना तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको खुद में सेल्फ सेटिस्फिकेशन रहना चाहिए। आज भी बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये वीडियो ला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेरी बात सुनोगे, आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी बात सुन ली आपने, अगर मेरी बात मान ली आपने, तो आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपको कल को सिलेक्शन नहीं भी होगा ना तो आपको इस बात का रिग्रेट कभी नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं की, आपने अपना 100% नहीं दिया। इस बात का सिलेक्शन आपको कभी, इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। और लाइफ में मेरा एक ही उसूल है जो मैं मानता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कोई काम ऐसा मत करो, एटलीस्ट जानबूझ के तो मत करो, गलती से हो जाए तो वो बात अलग है। एटलीस्ट जानबूझ के कोई काम ऐसा मत करो जिससे कि आपको कल को जाके रिग्रेट हो। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा तो आपकी लाइफ बहुत इंजॉयफुल होगी। नहीं तो आज अगर आप नहीं पढ़ोगे और कल को आपका सिलेक्शन नहीं होता और आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करने जाओगे तो ज़िंदगी भर, या आप जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो, और आप कुछ और करने चले जाते हो लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ के, तो आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि एमटीएस 2024 में इतनी वैकेंसी थी, अगर उस वक्त मैं पढ़ लिया होता तो आज ये होता। लेकिन अगर आज आप मेहनत कर लोगे और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ज़िंदगी भर एक सेटिस्फिकेशन रहेगा, मैंने मेहनत करी थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। कल को ये नहीं कहोगे खुद से या किसी और से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरी गलतियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अपनी, आपका काबू है अपने ऊपर। आप आज मेहनत कर सकते हो, आज जितना पढ़ाई टाइम मांगती है उतना पढ़ाई को टाइम दे सकते हो। आपके हाथ में आपका सिलेक्शन नहीं है तो जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करो, ठीक है। और देखो यार, बस वही है कि इतना चीज़ है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाता है। और ये बात भी है कि जब हम राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं और हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन होने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो
वही है कि आप जो सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, अपने ऊपर भरोसा करो। भरोसा बहुत ज़रूरी है ना? भरोसा बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और ये भरोसा कि तुम कर सकते हो। और जब तुम्हारे अंदर ये इंस्टिंक्ट आ जाता है ना कि तुम कर सकते हो, तो मेहनत खुद ही करने का मन करता है। जब तक आपके दिमाग में ये है कि तुम नहीं कर सकते तो आलस आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आपके माइंड में ये आ गया कि भाई तू कर सकता है, देन आप खुद मेहनत करोगे। तो सबसे पहले अपने आप में भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि कॉम्पीट कैसे करना है रिपीटर से। अब बहुत सारे बिगिनर्स हैं, उनको कॉम्पीट कैसे करना है, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे बन जाते हैं। जस्ट बेटा सेकंड। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो आप में और एक रिपीटर्स में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, जो आपका डिफरेंस होता है, वो ये डिफरेंस होता है कि जो एक रिपीटर्स होता है उसे बहुत अच्छे से पता होता है क्या पढ़ना है, उसने क्या गलतियां की थी और क्या गलतियां उसे नहीं करनी है। एक बिगिनर होता है, वो पूरा हिस्ट्री पढ़ रहा होता है, ठीक है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ रहा होता है, वहां से ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ रहा होता है, और जहां से सवाल नहीं बनते। और मैक्सिमम टीचर वैसे करा भी रहे होते हैं यूट्यूब पे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पेपर में क्या आता है। उन्हें अगर मुगल एम्पायर पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से कि ये हुआ था, ये इसकी वाइफ का नाम था, ये उसकी नाम था। वो कभी नहीं देखेंगे कि बच्चा, आप तो एक टॉपिक है, बच्चे को ऐसे कम से कम 50 टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ने हैं, 25 टॉपिक पॉलिटी में पढ़ने हैं, 70 टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। वो सारे कैसे याद कर पाएगा भाई? वो यूपीएससी नहीं दे रहा है, या वो जो एग्जाम की तैयारी करा रहे हो उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाओ ना। तो ना तो टीचर उतना, बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, मैं सभी टीचर्स को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी देखे हैं जिन्हें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है। अगर मुगल एम्पायर कराएंगे तो पूरा डेप्थ में कराएंगे। उनकी वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई टॉपिक करा रहा हूँ तो पूरा कराऊँ, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि बच्चा इतना याद कैसे रख पाएगा, रिकॉल कैसे कर पाएगा अगर तुम एक एक टॉपिक को इतना डेप्थ में कराएंगे, जब बच्चों को इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इतने सब्जेक्ट जीके में ही देखा जाए तो खुद में 8 सब्जेक्ट हैं जीके में। तो ये डिफरेंस, तो वहां से ना तो वो टीचर से गाइडेंस मिल पाती है और ना बच्चा खुद डिफरेंशिएट कर पाता। जब वो उसका 1 या 2 अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद में उसे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि कौन से टॉपिक में कितना डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उससे जुड़े हुए हो, लगभग 82 83 डेज से मैं आपको टारगेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अब मैं एसएससी की तैयारी की है, पेपर निकाले हैं, तो जो मुझे नॉलेज हुई है, मैंने आपको हमेशा कोशिश की है कि आपको ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें दूँ। मैंने आपको जैसे जीके पढ़ाई, आपको मैंने स्टैटिक जीके कराई, सिर्फ वही कराया है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पर वो तो डिफरेंस खत्म हो ही जाता है। अब बात आ जाएगा कि जो सीजीएल सीएचएसएल दे रहे हैं, भाई सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चे होशियार, अगर मैथ और रीजनिंग आता तो हाँ मैं मान सकता था कि भाई सीजीएल सीएचएसएल वालों से थोड़ा सा कॉम्पीट करना मुश्किल है। भाई जीके आप लोगों से भी खराब होगी सीजीएल सीएचएसएल वालों, सीजीएल सीएचएसएल वालों की, क्योंकि देखो, एक जो एमटीएस वाला बंदा है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। एमटीएस वाला एक तो बंदा इंग्लिश पढ़ रहा है, एक जीके पढ़ रहा है। वहीं पे सीजीएल वाला बच्चा 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और वो मैथ को आधा टाइम देता है दिन का, और आप आधा टाइम दे रहे हो जीके में। तो आपकी जीके ज़्यादा होगी अच्छी एट इन कंपेरिजन विद सीजीएल एस्पिरेंट। तो ऐसे बिल्कुल भी एंजाइटी लेके डिप्रेशन में जाके पढ़ाई से डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिविएट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो भी राइट डायरेक्शन में है उस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है? और देखो, मेरी पता है एक लिखा भी है मैंने यहाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, एंड तक उम्मीद मत छोड़ना। अगर उम्मीद पर दुनिया कायम है, जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, एक उम्मीद ही है जिस पर दुनिया कायम है, ठीक है? और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन तक उम्मीद नहीं हारनी है, चाहे आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, कितने भी नंबर आ रहे हैं। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एक देखो, अगर कल को सिलेक्शन भी नहीं होता तो ये 1 महीने में आप इतना पढ़ लोगे जितना 6 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको पता है पेपर की प्रेशर की वजह से इंसान ज़्यादा पढ़ता है। कल को अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ ना, तो आप बहुत पढ़ लोगे इन 1 महीने में, ठीक है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। और आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप 1 महीने तक दिल से मेहनत करते रहे। आज 70 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वो 100 तक भी जाएंगे। और पेपर में अगर जीके और इंग्लिश आपकी बुकैब आपकी पड़ी हुई फंस गई, तो भाई सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो, मैंने एक कहावत सुनी है, मतलब एक बात सुनी है कि भगवान आपका, देखो आप किसी भी भगवान को मानते हो, अगर आप किसी भी धर्म से हो, जिसको मानते हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि आपका हाथ वो कब पकड़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। और देखो एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप जिनको भी मानते हो आप दिन का 5 मिनट उनके लिए दिया करो। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट वीक में एक बार पूजा कर ली, और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखा करो भगवान के प्रति। और अगर मतलब थोड़ा सा हमको, हम आज पढ़ पा रहे हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ है, हम हेल्दी हैं। कितने लोग हैं जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी की दोनों आंख नहीं है, कोई इतना बीमार पड़ा है। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, आपकी उम्र के बच्चे बेड पे पड़े हुए लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड रखो हमेशा, जिस भी गॉड पर आप विश्वास रखते हो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, ठीक है। और साथ में ये मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आज आपके मॉक में 80 नंबर भी आ रहे हैं ना, और अगर आपके नसीब में हुआ तो सही बता रहा हूँ 120 भी कराओगे जीके की, हो सकता है कि जो आपने पढ़ी वहीं से सवाल बन जाए। कहने का मतलब भगवान आके कब आपका हाथ पकड़ ले कभी नहीं पता। तो मेहनत करते रहो और खुद में बिलीव रखो, हारना नहीं है। और देखो एक और चीज़ है, पहले युद्ध वगैरह होते थे, एक चीज़ होती थी ना कि हारो लेकिन लड़के हारो। ऐसे हथियार डालने वाले को कायर कहा जाता था। आपने गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ा होगा, रामगुप्त करके एक रूलर था, उसको कायर कायर का टैग मिला हुआ है। आज हम उसे कायर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे रूलर हुए, बहुत कायर थे वो, ठीक है। और बहुत सारे योद्धा ऐसे हुए जो लड़े, मर गए, लेकिन उनको आज पूजते हैं हम। मराठा एम्पायर में कितने योद्धा हुए जो लड़े और एट द एंड उनकी डेथ हो गई, और आज देखो मराठा एम्पायर में कितना उनको आज माना जाता है, कितनी रेस्पेक्ट दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हारना ही है तो लड़के हारो ना। मतलब अगर कल को सिलेक्शन भी नहीं होगा तो अपना तो बेस्ट दो। मतलब हारना ही है तो लड़कर हारो। ऐसे बीच में तैयारी छोड़ने से क्या फ़ायदा, जब यहाँ तक आ गए हो तो आगे तक भी जाओ, यहाँ बीच में मत छोड़ दो, हथियार मत डालो बीच में। हमेशा एक योद्धा की तरह लड़ो, एक रियल वॉरियर की तरह लड़ो। हमेशा आपका आपको जो कंपटीशन है ना, वो आपको उस कंपटीशन से डरना, आपको बिल्कुल भी उस कंपटीशन से डरना नहीं है। आपको हथियार नहीं डालने, अगर हारना भी है तो लड़के हारना है, ये ध्यान रख लो। आपको कल को कायर कहलाना है या एक योद्धा कहलाना है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। आप चाहोगे तो आप कायर बन जाओगे, आप चाहोगे तो आप योद्धा बन जाओगे। देखो क्रिकेट बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैक्सिमम अगर जो लड़के हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, ठीक है। अभी मैं क्रिकेट के बारे में एक बात बताता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ठीक है, या इंडिया का किसी से मैच हो। अब इंडिया 100 रन से हार जाए पाकिस्तान से, तो आप क्या बात बोलोगे, यार हारो लेकिन इज्जत तो मत उतारो। जब हम मैंने खुद ये कई बार लाइन यूज की है कि जब इंडिया बहुत मार्जिन से हार जाती है या कुछ और हो जाता है, या कोई और टीम बहुत मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से हारती है, तो बस यही है कि हारो लेकिन इज्जत तो मत उतारो। कहने का मतलब अगर तुम्हें फेल भी होना है तो कम मार्जिन से फेल हो, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से। और वो तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। हो सकता है आज बिल्कुल मेहनत ना करो तो आप फेल होंगे, 25 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से पीछे रह जाओगे कट ऑफ से। हो सकता है कि आज तुम पूरा मेहनत करो फिर भी फेल हो जाओ, लेकिन वहां पर मार्जिन कम होगा। आगे के पेपर में बैठने का कॉन्फिडेंस बहुत आएगा आपको। जब अगर आप इस पेपर में 2, 5, 10 नंबर से रहोगे ना, तो आगे लड़ने का आएगा कि मैं कर सकता हूँ। अगली बार इसी एग्जाम को फोड़ने का कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन इसी बार 20, 30 नंबर, 40 नंबर से पीछे रह जाओगे ना, तो आगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी और एग्ज़ाम है, जीडी है, सीजीएल आएगा अगली साल, प्री आए, सीएचएसएल आएगा, बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम आएंगे। उनमें बैठने का कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप छोटे मार्जिन से पीछे रहोगे तो कहने का मतलब ये है, अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो एक कॉन्फिडेंस फिर भी रहेगा आगे के पेपर्स में बैठने का कि हाँ यू कैन डू इट। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये देख लो कि आपको अभी हथियार डालने या पेपर तक हथियार नहीं डालने, लड़ना है, चाहे बाद में हार ही मिले, लेकिन अपना 100% देना है, ठीक है। और देखो एक चीज़, मतलब पहले भी बता चुका हूँ कि एमटीएस 2024 में मुझे नहीं पता आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करते रहे तो एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। और देखो आज अगर आपने हार एक्सेप्ट कर ली ना, आज आपने ये बात मान ली कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, तो आप क्या गारंटी है कि अगली बार एमटीएस आएगा उसमें कर लोगे? क्या गारंटी है कि अगली साल एमटीएस के 1 महीने पहले ये बात नहीं बोल रहे होंगे कि मुझसे नहीं होगा?
जिस बच्चे की ये आदत होती है ना, जो पेपर से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले हथियार डाल देता है और बोल देता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भाई वो बच्चे की मैं क्या गारंटी, वो तुम खुद ही अपनी गारंटी क्या ले सकते हो कि अगली 4 महीने बाद कोई पेपर आएगा उसमें आप ऐसे नहीं करोगे। क्योंकि शायद हो सकता है कि पिछले पेपर में भी आपने यही बात बोली हो पेपर देने के बाद कि भाई इस बार तो हो गया। सपोज आपने पिछला वाला एमटीएस दिया और आपने सोचा हो कि यार ये एमटीएस में जो गलतियां हो गई, अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा, और आप फिर नहीं पढ़े और आप बात इस बार आके फिर वही बात बोल रहे हो। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को फिर वही आप बात नहीं बोलोगे कि भाई एमटीएस 2025 छोड़ता हूँ, 2026 देखूंगा। और कब तक आप तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की, यह भी तो एक बात है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 2 3 4 साल में आप कर पाते हो, 2 3 साल में तो कर पाते हो। उसके बाद घर के ताने और फैमिली प्रेशर इतना हो जाता है कि आज जो रिपीटर्स हैं, जो बैठे हुए हैं 3 3 साल के बाद तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछो वो कितना कुछ झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मॉक्स में मार्क्स स्टक हो गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मॉक्स में मार्क्स स्टक हो गए हैं। किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 100, किसी के 110, किसी के 115। तो देखो, सबसे पहले तो आप सभी से एक बात बोलूँगा कि इम्प्रूव करने का कोई ऐसा रामबाण नहीं है। सबसे पहले तो अटेम्प्ट करना कम कर दो। अटेम्प्ट का मतलब तुक्का मारना कम कर दो। जो बिल्कुल तुक्का मारते हो ना इंग्लिश और जीके में, वो तुक्का मारना बंद कर दो। इंग्लिश में तुक्का मारना बंद कर दो। इंग्लिश में क्या होता है, कभी कभी हम तुक्का मारते हैं फिर भी हमारा सही हो जाता है, और कभी कभी हम तुक्का मारते हैं गलत हो जाता है, खासकर ग्रामर वाले रूप पार्ट्स में। ठीक है, तो ग्रामर वाले पार्ट में लॉजिक के पीछे जाओ, रीजन के पीछे जाओ कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों गलत है, इस पार्ट में क्या एरर है, कौन सा एरर है, किस सब टॉपिक से एरर है। और जब इतना डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो स्कोर इंप्रूव होगा। मॉक को एनालिसिस करो। हम एनालिसिस भी कर लेते हैं, हमें वीकनेस भी पता होती है, लेकिन हम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, वीकनेस पे काम नहीं करते। हमें जो चीज़ पसंद है हम वो पढ़ते रहेंगे, हमें पॉलिटी पसंद है हम पॉलिटी पढ़ते रहेंगे। भाई पॉलिटी पसंद है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें आती है, तुम्हारी वो स्ट्रेंथ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिटी पढ़ने का। आपको पढ़ना है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री आपकी वीक है, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करना। और रिवीजन इज़ द की, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो, पहले रिवाइज करो। जितना रिवीजन कर सको उतना रिवीजन करो। अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है तो रिवीजन पर ही फोकस करो, नई चीज़ें मत पढ़ो। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक भी पढ़ लेता हूँ, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। उन सब के चक्कर में जो पढ़ा हुआ है ऐसा ना हो कि वो भी भूल जाओ। और देखो, एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि जो 70 80 90 ये वाले बच्चे ज़्यादा दिक्कत में, जो 90 नंबर तक के हैं, 70 से 90 वाले बच्चे ज़्यादा परेशान है, और परेशान होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्कोर यहाँ से इम्प्रूव नहीं होगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हैं, और बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक फ्रेंड के बारे में अपने कभी आपको लेके आऊँगा इस चैनल पर, उस फ्रेंड को, ठीक है, तो बताऊँगा उसके बारे में, आप लोगों को बात कराऊँगा आप लोगों की उससे। हिंदी मीडियम से, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर भी और उसका वोकेबलरी कमज़ोर, और जो तैयारी कर रहा था आपका यूपी एग्ज़ाम्स की, जैसे यूपी पुलिस हो गए और जीडी हो गए, इन सभी पेपर्स की शायद वो तैयारी कर रहा था, है ना। यूपी की तो कर रहा था, जीडी की पता नहीं। और वो हिंदी मीडियम से था, वोकैब भी उतनी अच्छी है नहीं उसकी। भाई उसके मॉक जो देता था एमटीएस के 70 से 90 नंबर के बीच में ही रहते थे। कम से कम 70 गए हैं और मैक्स टू मैक्स 90 गए हैं। और एक बार मेरी बात हो रही थी तो जब बता रहा था कि 1 2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि 55 आए हैं। क्योंकि जब वो तैयारी कर रहा था तो कॉल करके पूछता था कि मैं ये कैसे करूँ, यहाँ से मेरे स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। तो उसको भी मैं सेम गाइड करता था जो आज आप लोगों को बात बोल रहा हूँ कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है, भाई ऐसे करना है, भाई ये करना है। सेम बातें बोलता था, है ना। और वो बंदा लगा रहा। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने की वजह से लगा रहा। भाई देखो, बहुत सारे लोग होंगे ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। ये वीडियो देखी, 2 दिन की मोटिवेशन और ख़त्म। और बहुत सारे लोगों को तो 2 दिन की मोटिवेशन भी नहीं रहेगी। CGL गलत लिखा है मैंने, MTS की बात कर रहा हूँ। MTS 2023 में उसके 110 नंबर के अप्रॉक्स थे। एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं स्कोर कार्ड अगर वैसे क्या ही प्रूफ देना, मतलब आप उतना तो भरोसा करते ही होंगे मेरे पे। 110 नंबर के अप्रॉक्स थे 2023 में, जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी 2023 की। लेकिन उसका जो हार्ड था, हार्ड पेपर में 110 थे। बोल रहा था कि पूरी बुकैब पड़ी हुई आ गई। और उसको बुकैब भी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ ना, वही बुकैब रिकमेंड करी थी। पूरी बुकैब उसकी पड़ी हुई आ गई। एक बुकैब नहीं हो पाई थी, क्या बता रहा था वो, एक बुकैब बता रहा था जो नहीं हुई थी, एक बुकैब गलत हो गई थी। और ग्रामर उसकी सही हो गई। ग्रामर में उसने 2 से तुक्का लिया था, गैस वर्क लिया था। उसे मैंने एक एलिमिनेशन मेथड बताया था, वो आप लोगों को ही बताऊंगा किसी वीडियो में। वहाँ से उसने गैस लिया था और
वो भी उसके सही हो गए, और जीके में भी उसके सही हो गए, और कम से कम उसके 110 नंबर आ गए। और उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 135 नंबर थे, पता नहीं कितने थे एक्चुअल में। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़े थे, 25-26, और उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2023 में। जबकि 2023 की कट ऑफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा गई थी। तो देखो, अपने ऊपर भरोसा करो, कितने भी नंबर आ रहे हैं मेहनत करो। बस ये चीज़ सोचो कि कल को सिलेक्शन नहीं होगा तो नॉलेज तो फिर भी होगी, एक्सपीरियंस फिर भी होगा, और जो ये ज्ञान है ये आगे किसी और पेपर में काम आएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन से कुछ, मैं ये उम्मीदें कर सकता हूँ कि ये सेशन देखने के बाद आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी आगे पढ़ने के लिए, और आप थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक तो मोटिवेटेड रहे और उसके बाद किताब बंद करके चलो यार रील्स देख लेते हैं। तो ये मत करना, रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।